20 जुलाई 1969 अपोलो 11 का ल्यूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। आज हम जानेंगे अपोलो 11 के फैक्ट्स और इसके पीछे की हिस्ट्री। आज जानेंगे अमेरिका ने क्यों अपोलो 20th मिशन तक प्लान करके इसे अपोलो 17 मिशन तक रोक लिया। आज जानेंगे अमेरिका का इस पर कितना खर्च आया। आज हम जानेंगे अपोलो 11 के पहले और बाद का क्रिटिसिज्म। 1957 सोवियत वो पहला मुल्क था जो दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था। यह पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसका नाम स्पुतनिक रखा गया। कुछ महीने के बाद अमेरिका ने 1958 में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन झटका तो अमेरिका को तब लगा जब 3 साल के बाद 1961 में सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन वो पहला आदमी था जो स्पेस में गया था। इसके एक हफ्ते के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी उन्होंने 20 अप्रैल 1961 को अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि कोई ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सके, कोई ऐसा स्पेस प्रोग्राम जो हम बेहतर कर सके। 25 मई 1961 वो वादा करते हैं इस दुनिया के सामने कि इस दहाई के खत्म होने से पहले वो इंसानों को चांद पर भेजेंगे, और ना सिर्फ उन्हें चांद पर भेजेंगे बल्कि सही सलामत वापस अर्थ पर भी लाएंगे। उस वक्त में टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, जीपीएस ये सब नहीं था। कंप्यूटर्स बहुत पुराने थे। ये अगले 5 सालों तक 7 से 9 बिलियन एडिशनल फंडिंग करते हैं स्पेस प्रोग्राम को, और पूरी स्पेस एजेंसी इस मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लग जाती है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद टेस्टिंग का काम शुरू किया जाता है। सबसे पहले रॉकेट्स पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद कमांड मॉड्यूल की हीट शीट्स पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है सर्विस मॉड्यूल की प्रपल्शन को टेस्ट करने की। 1963 से 1967 के दरमियान कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, और इस टेस्टिंग के दौरान रॉकेट्स में इंसानों को नहीं बिठाया जाता, यानी ये अनमैन्ड टेस्ट थे। फेब 1967 पहला मैन मेड टेस्ट तैयार किया जाता है। इंसानों को रॉकेट्स पर बिठा के ऊपर भेजने की प्लानिंग की जाती है। इस मिशन का नाम अपोलो 1 रखा जाता है, लेकिन अर्थ पर ही इसे टेस्टिंग के दौरान 27 जनवरी 1967 टेस्टिंग कैबिन में आग लग जाती है और 3 एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद भी नासा अपने टेस्ट को जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये सारे मिशन अनमैन्ड थे, लेकिन अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। इंसानों को बिठाकर भेजा जाता है और ये मिशन सक्सेसफुल जाता है। दिसंबर 1968 करीब 2 माह बाद अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है। 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास भेजा जाता है। मार्च 1969 करीब 3 माह बाद अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें ल्यूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है। मई 1969 करीब 2 माह बाद अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में उन एस्ट्रोनॉट्स को वो हर एक चीज प्रिपेयर करवाई जाती है, वो हर एक चीज प्रैक्टिस करवाई जाती है जो सारी चीजें अपोलो 11 मिशन में होनी है। सिवाय चांद पर लैंड करने के इसकी सारी टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग, उस वक्त इनकी उम्र 38 इयर्स थी, इस मिशन को लीड कर रहे थे। दूसरे माइकल कोलियंट, कमांड मॉड्यूल के पायलट, और तीसरे एस्ट्रोनॉट एडविन बज एल्ड्रिन, ल्यूनर मॉड्यूल के पायलट। अपोलो 11 का जो स्पेसक्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे। पहला हिस्सा कमांड मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल और तीसरा हिस्सा ल्यूनर मॉड्यूल।
पहले दो को एक साथ रखकर CSM बोला जाता था, यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। फैसला ये किया गया था कि ल्यूनर मॉड्यूल का हिस्सा डी अटैच होकर चांद पर लैंड करेगा और वापस अर्थ पर आने के लिए लूनर मॉड्यूल को उड़ाकर CSM के साथ दोबारा अटैच किया जाएगा। इस पूरे मिशन को लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन डाला गया, जिससे इस रॉकेट का वजन 30 लाख किलो हो गया। इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट तक गया और वहां पहुंचने के लिए 10 मिनट से कम का वक्त लगा। इसके बाद अर्थ के ऑर्बिट का करीब 1.5 चक्कर लगाया गया। उसके बाद मिशन कंट्रोल से परमिशन मिली। उन्होंने इनसे कम्युनिकेट करके इन्हें परमिशन दी कि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कर दिया जाए। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए रॉकेट सैटर्न V5 का इस्तेमाल किया गया। ये सारा काम लॉन्चिंग के 5 घंटे के अंदर हो गया, लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कई दिनों का वक्त लग गया। 19 जुलाई 1969 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट तक पहुंचता है। यहाँ पर ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल ल्यूनर मॉड्यूल से अलहदा हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस बैठे थे, इसका नाम कोलंबिया रखा गया, और ल्यूनर मॉड्यूल जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन बैठे थे, इसको ईगल का नाम दिया गया। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल का काम चांद के ऑर्बिट में रहना था। सिर्फ ल्यूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करेगा। इसका साफ मतलब था कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ही वो हैं जिनको चांद पर कदम रखने का मौका मिलेगा। 8 बजे के करीब ल्यूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करने लगता है और 8:10 पर एक अलार्म बजता है, 1201 और 1202 अलार्म। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन दोनों इस बारे में नहीं जानते थे। कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करने के बाद इन्हें अपना काम जारी रखने का कहा जाता है। बाद में पता चलता है कि ये अलार्म अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर दे रहा था कि प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली लैंडिंग का प्रोग्राम डाला गया था कि वो ल्यूनर मॉड्यूल को खुद ही लैंड करवा सके, लेकिन चांद से करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग खुद कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि ल्यूनर मॉड्यूल जहां लैंड करने लगा वहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। लैंडिंग स्पॉट को चेंज किया जाता है और एक्चुअल लैंडिंग से 4 मील दूर ल्यूनर मॉड्यूल को लैंड करवाया जाता है। 8:16 पर बज एल्ड्रिन फ्यूल इंडिकेटर देखते हैं, सिर्फ 5% फ्यूल बचता है। इसके बाद मिशन कंट्रोल से एक काउंटडाउन शुरू किया जाता है कि इस मिशन को कंप्लीट किया जाए या यहीं पर रोक लिया जाए। इस काउंटडाउन के 30 सेकंड पर नील आर्मस्ट्रांग अर्थ पर यह मैसेज भेजते हैं कि ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। नील आर्मस्ट्रांग अपना स्पेस सूट पहनते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। हाई प्रेशर की वजह से दरवाजे को खोलना आसान नहीं था, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद दरवाजा खोल लिया गया। फिर अपने भारी सूट के साथ नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकलते हैं। उसमें निकलने की जगह इतनी कम थी कि अचानक ऊपर से एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन इस बात से बेखबर थे। क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए कोई आवाज वहां ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन ये जो टुकड़ा टूट कर गिरा था, ये एक बहुत जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बगैर ल्यूनर मॉड्यूल वापस टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ना ही ये वापस अर्थ पर जा सकते थे। नील आर्मस्ट्रांग ल्यूनर मॉड्यूल से बाहर निकलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मोमेंट को 650 मिलियन लोग अपने टेलीविजन पर लाइव देख रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग के बाद बज एल्ड्रिन भी चांद पर कदम रखते हैं। इसके बाद चांद की मिट्टी पत्थर जमा करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं
और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहां रखते हैं। एक टेलीविजन कैमरा चांद पर सेट किया जाता है जो अर्थ पर सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। एक ऐसा डिवाइस लेकर आते हैं जिससे सोलर विंड को मेजर किया जा सके। एक ऐसा डिवाइस लगाते हैं जिससे अर्थ पर लेजर बीम्स जा सके और इसके इस्तेमाल से चांद और जमीन के दरमियान एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल सके। इनके पास एक पैसिव सेजोमीटर भी मौजूद था जो चांद पर मून क्वेक्स को मेजर कर सके। करीब 23 किलो पत्थर और मिट्टी एज अ चांद के सैंपल वो अर्थ पर वापस ले जाने के लिए इकट्ठा करते हैं और एक अमेरिकन झंडा और एक प्लेट चांद पर छोड़कर जाते हैं जिस पर लिखा होता है, Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind. ल्यूनर मॉड्यूल को करीब 21 घंटों तक चांद पर रहकर वापस CSM के साथ अटैच होना था, लेकिन ऊपर जाने के लिए propulsion की जरूरत थी और दोनों एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन इस बात से अनजान थे कि इंजन को चलाने वाला स्विच टूट चुका है। लूनर मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद इन्हें इस चीज का पता चलता है और वो कंट्रोल मिशन से दोबारा कम्युनिकेट करते हैं। सर्किट को वापस जोड़ने और स्विच को ऑन करने के लिए बज एल्ड्रिन अपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। फाइनली ल्यूनर मॉड्यूल CSM के साथ रीअटैच होता है और स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की जानिब मोड़ा जाता है। अब प्लान ये था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल अर्थ के एनवायरनमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब खतरा ये था कि सर्विस मॉड्यूल के टुकड़े ज्यादा टूटकर कमांड मॉड्यूल को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स मारे जा सकते थे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल के साथ थ्रस्टर्स होंगे जो इसको कमांड मॉड्यूल से दूर ले जाएंगे ताकि एक दूसरे से ये टकराए ना। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग काम नहीं कर रही। कमांड मॉड्यूल में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स सर्विस मॉड्यूल को तबाह होते अपनी आंखों से देखते हैं। बाय लक कमांड मॉड्यूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और एस्ट्रोनॉट्स खतरे से महफूज रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के मरने का रिस्क इतना ज्यादा था कि यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अपनी स्पीच पहले से तैयार कर रखी थी इन केस अगर एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। लेकिन कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ में पहुंच जाता है, पैराशूट्स डिप्लॉयड होता है और समंदर में लैंड कराया जाता है। समंदर में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली रेस्क्यू शिप से एवैक्यूएट किया जाता है। वापस आने के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटाइन किया गया क्योंकि इस बात का खदशा था कि कहीं वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई खतरनाक डिजीज चांद से तीनों एस्ट्रोनॉट्स ना लाए जो दूसरों को हो सके। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं था। अखबारों में अपोलो 11 के सक्सेस के बारे में छापा जाता है। पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलता है कि जो वादा पूरी दुनिया के सामने किया गया था इसको पूरा कर लिया गया और इस दहाई के खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेजा गया। अपोलो 11 के बाद आज 50 से ज्यादा सालों के बाद बहुत से लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि ये चांद पर गए नहीं थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अपोलो 11 मिशन अमेरिका की जानिब से दिखाया जाने वाला एक धोखा था और उन्होंने जमीन पर यानी अर्थ पर ही इसे फिल्म की तरह बनाया था और दुनिया को झूठ बोला गया कि ये चांद पर गए थे। नहीं तो झंडा वहां कैसे लहरा रहा था, वहां पर तो हवा मौजूद ही नहीं है। लोगों ने बहुत सी थ्योरीज बनाई जिनको बहुत दफा डीबंक किया गया। अगर अमेरिका की जानिब से कोई फेक अटेम्प्ट होती तो द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया जो 1970 से 1979 के दरमियान पब्लिश किया गया था, उसके 3rd एडिशन में बहुत दफा इस मून लैंडिंग को हकीकी बनाया गया। सोवियत आर्टिकल में कई दफा यह दिखाया गया कि अपोलो लैंडिंग 3rd हिस्टोरिकल इवेंट था स्पेस एज का। सबसे पहले स्पुतनिक लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गगारिन फ्लाइट और तीसरा ल्यूनर मॉड्यूल लैंडिंग। जहां तक बात झंडे वाली थ्योरी की थी,
कि चांद पर हवा ना होने के बावजूद झंडा कैसे लहरा रहा था। इसकी एक बहुत सिंपल सी रीजन है। जिस झंडे को एस्ट्रोनॉट चांद पर ले गए थे वो कोई आम झंडा नहीं था, उसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। आमतौर पर झंडों में वर्टिकल रोड डाली जाती है, लेकिन इस झंडे में वर्टिकल रोड के साथ एक हॉरिजॉन्टल रोड भी डाली गई थी ताकि झंडा पूरी तरह फ्लैट रहे, एक्सटेंडेड आउट रहे। अब इस मिशन में हॉरिजॉन्टल रोड को एक्सटेंड करने में थोड़ी मुश्किल आई और इसी वजह से पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं कर पाई। शायद इसीलिए फ्लैग्स में वेव्स आ गई और लोगों को लगा कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन झंडा सिर्फ उन वीडियोस में लहराता हुआ नजर आ रहा है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स इसे पकड़कर हिला रहे हैं, इसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झंडे में एल्यूमिनियम रोड इस्तेमाल की गई थी और वो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी। एक थ्योरी और उठाई जाती है कि जो फोटोग्राफ्स एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर ली, उन फोटोज में कोई स्टार्स नजर क्यों नहीं आ रहे थे। इसकी एक सिंपल सी रीजन है कि मून लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी, ऐसे वक्त पर जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ रही थी और एस्ट्रोनॉट ने जो स्पेस सूट पहने थे वो भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस दौर के कैमरास हाई प्रोफेशनल नहीं थे। अगर आज के फोन कैमरास भी फ्लैश लाइट लगाकर रात के अंधेरे में इस्तेमाल किए जाएं तो पीछे स्टार्स नहीं आएंगे। एक और थ्योरी उठाई गई कि शैडोज इतनी अजीब क्यों बन रही हैं, इतनी इधर उधर क्यों हो रही हैं। इसकी भी एक बहुत सिंपल सी रीजन थी कि सन ओनली सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, चांद की सरफेस भी कंप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट कर रही थी और इतनी ही रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसकी वजह से लाइट हर जगह बिखरी और शैडोज अजीबोगरीब बनी। एक और सवाल उठाया गया कि बज एल्ड्रिन की फोटोज जो नील आर्मस्ट्रांग ने ली, उसमें नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, लेकिन उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं है। इसकी रीजन ये थी कि उनके हाथ में कोई कैमरा था ही नहीं। कैमरा उन्होंने अपने सूट में माउंटेड किया था और वो उसे वहां से कंट्रोल कर पा रहे थे। और वो फोटोज जिनमें नील आर्मस्ट्रांग ल्यूनर मॉड्यूल से नीचे उतर रहे थे, यानी चांद पर पहला कदम रख रहे थे, वो फोटोज किसने खींची? दरअसल ल्यूनर मॉड्यूल में मल्टीपल कैमरास इस्तेमाल किए गए थे। मून लैंडिंग के बाद लोगों ने नासा का क्रिटिसिज्म किया, बल्कि मून लैंडिंग से पहले भी क्रिटिसिज्म किया गया था। जनवरी 1962 न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि जितना पैसा चांद पर जाने के लिए खर्च किया गया, इतने पैसे में तकरीबन 120 हार्वर्ड साइज यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती थी। लेकिन मून लैंडिंग के बहुत से फायदे भी हुए। टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। इस मिशन के 3 साल बाद आखिरी अपोलो 17 मिशन दिसंबर 1972 में किया जाता है। 50 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी आज तक कोई इंसान चांद पर नहीं गया। शायद इसकी एक वजह इस पर किए जाने वाला खर्च भी हो सकता है। करीब 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ने इस पर काम किया था और उस वक्त इसकी टोटल कॉस्ट $24 बिलियन थी। नासा ने अपोलो 20 तक मिशन प्लान किए थे, लेकिन इसे अपोलो 17 तक रोक लिया गया। लेकिन नासा ने प्लान किया कि 2025 से 2026 के दरमियान वो पहली खातून यानी फीमेल को चांद पर भेजेंगे और वो फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को भी चांद पर भेजेंगे। अब देखना यह है कि 2025 से 2026 के दरमियान नासा न्यू डेवलपमेंट्स कर सकता है या नहीं। ये थे अपोलो 11 के पीछे के फैक्ट्स। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।